देखिए, ऐसा है कि हमारी शुक्र ग्रह के ऊपर चर्चा चल रही थी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो शुक्र ग्रह जो है के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। आज हम थोड़ा सा और शुक्र ग्रह के बारे मेरी क्लास तो में हुई शुरू। जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। शुक्र ग्रह को जब हम जन्म पत्री में देखते हैं तो किस तरह से देखना है, तो उसी के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं कि अगर कुंडली के पहले भाव में अगर शुक्र ग्रह जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, तो इसको किस तरह से देखना है। तो आपको ऐसे समझना है, शुक्र यानी कि प्रेम, शुक्र यानी कि औरत, लेडी लव। पुरुष के लिए शुक्र स्त्री है और स्त्री के लिए शुक्र उसका हस्बैंड है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर शुक्र ग्रह पहले भाव में जाएगा तो क्या घटना घटेगी। तो सूत्र वही है कि पहला भाव तो मंगल की जमीन है और सूरज का मकान है। अब यहां पर अगर शुक्र ग्रह जाएगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वहां पे क्या असर पैदा होगा, तो आप में से कौन बताएगा। गुरुजी, सर शुक्र शुक्र डिस्टर्ब हो जो है जाएगा। एक एक जाए। करके हैंड रेज करके करो ताकि मैं समझ पाऊं। हाँ राहुल बोलो, आपने शुरू किया था। गुरुजी, शुक्र वैसे मंगल शुक्र को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो शुक्र जो है वो स्त्री है। और अ, अगर मंगल अगर अपन देखें तो वो अ, उसको लाइक इसलिए करेगा क्योंकि उसको शक्ति पसंद है। ठीक है। और सूरज। सूरज सर इसको डिसलाइक करेगा। तो फिर क्या समझे हम, इसको कैसे देखें हम। अगर किसी व्यक्ति का लगन में सूरज हो तो वो कैसे हम उसको बयान करेंगे। सर यहाँ शुक्र डिस्टर्ब हो गुरुजी, जाएगा। हाँ बताइए हाँ सिद्धार्थ जी। बोलिए बोलिए। सर पहले भाव में शुक्र डिस्टर्ब हो जाएगा सर, क्योंकि पहले भाव में शुक्र डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और उसका किसने कारण हैंड ये रेज है सर किया है। कि यहाँ सुनील पर टूटू जी। हाँ। हाँ जी सर, इसमें सर सन और वेनस तो आपस में एनिमी है, तो कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे हस्बैंड वाइफ में। और मंगल मंगल को प्रति शुक्र के प्रति मंगल के प्रति प्यार रहेगा, जैसे आपने कला से बताया। मंगल तो सिर्फ पत्नी के चक्कर में तक ही रहेगा, तो वहां पर भी इसको 100% सपोर्ट तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो वीनस है, वीनस कमजोर हो जाएगा, वो अपना नहीं हो हरीश पाता। जी। तो जी, या शुक्र मंगल दोनों एनिमी प्लैनेट हुए वीनस के। और यहाँ पे शुक्र का इतना वेलकम नहीं होगा जितना कंपैरेटिवली साथ में जो प्लैनेट्स होते हैं यहाँ पे इनका जितना वेलकम नहीं होगा। और जो सूर्य है आधे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वीनस के सर पे डाल देंगे, अपनी जो भी दिक्कतें होंगी। तो ये सब चीजें उधर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लीमा जी, म्यूट पर हैं आप। किरण जी, फटाफट क्योंकि अपन गुरुजी, चल रहे हैं। ये मंगल की जमीन और का घर है, दोनों गर्म प्लैनेट्स हैं। इधर शुक्र आके कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं। और यहाँ पे ये इतना अच्छा नहीं होता शुक्र के लिए। आप देखिए, अपन एक चीज हमेशा बार बार भूल जाते हैं। शुक्र हमारे दिमाग पर चढ़ गया है। पहला भाव दिमाग है।
और कुंडली का तख्त है, कुंडली का सिंहासन है। सबसे पहले यहां से शुरू कर कि कुंडली के अंदर सिंहासन के ऊपर शुक्र बैठा है। शुक्र कौन है? माँ लक्ष्मी। अगर ऐसे समझना है तो, या जो भी राजा है जिसको साज श्रृंगार से बड़ा आनंद आता है, सजा धजा राजा, वो अपने डिजाइनाकारी में बड़ा ध्यान रखता है कि मेरी आज पगड़ी कैसी होगी, मेरे पगड़ी का डिजाइन कैसा होगा। हमारे देश में भी हैं ऐसे कई नेता हैं, कई गुरु भी हैं। तो बड़ा पगड़ी का ध्यान रखेंगे, बड़ा दुपट्टे का ध्यान रखेंगे, कौन से कलर का होना चाहिए, कौन से कलर का नहीं होना चाहिए। ये सब मिजाज शुक्र का मिजाज। दूसरा, जब हम कहते हैं कि औरत या महिला या स्त्री या माँ लक्ष्मी, तो माँ लक्ष्मी शब्द अच्छा रहेगा अपने को समझने में। तो जिसके शुक्र लगन में है, उसके दिमाग पर कौन बैठा है? माँ लक्ष्मी बैठी है। अब जब वो पुरुष के रूप में है, तो उसकी पत्नी कहाँ बैठी है? उसके सर पर बैठी है। अब सर पे बैठने के कई मायने हैं। पॉजिटिव सेंस में देखें तो उसके ख्यालों ख्वाबों में उसकी पत्नी है, यानी कि वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा लाइक करेगा, अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। नेगेटिव सेंस में देखें तो पत्नी के सर पे बैठने का मतलब क्या है? सास अक्सर बोलती है तेने अपनी घरवाली को सर पे चढ़ा रखा है। तो सर पे चढ़ाना जब ही होता है जब शुक्र लगन पे होता है, बाकी केसेस में नहीं होता। पत्नी कभी सर पे नहीं चढ़ती। पत्नी जब ही सर पे चढ़ती है जब शुक्र लगन पे होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं सकता, उसकी बात को ना नहीं कहता। जिसको समाज कभी कभी जोरू का गुलाम कह देता है, पत्नी का गुलाम कह देता है। तीसरा एक और कंसेप्ट है कि इश्क मोहब्बत का भूखा होता है ऐसा व्यक्ति, यानी इन्हें प्यार बहुत चाहिए। अब प्यार तो सभी को चाहिए, पर उसको लेडी लव विशेष करके चाहिए। और जब ये प्रेम के चक्कर में आता है ना, तो ये कोई सीमाओं का बंधन नहीं रखता। तो लाल किताब इसको कहती है रजिया सुल्तान और गुलाम याकूत की कहानी। रजिया सुल्तान के बारे में जिन लोगों जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो मैं हैबिचुअल हिस्ट्री का स्टूडेंट तो नहीं हूं, पर अगर कोई चर्चा करता है तो मेरी खोजी प्रवृत्ति जो है फिर घुस जाती है उसमें। तो उसका एक गुलाम था, उससे उसको मोहब्बत हो गई थी और उसने परवाह नहीं की। कहने का मतलब, ऊंच नीच का ख्याल वो व्यक्ति नहीं रखता और अपने प्रेम को ही सर्वोपरि रखता है। तो क्या क्या पॉइंट निकल के आए? एक तो सजने संवरने का शौकीन होगा, उसको जीवन में दौलत बहुत चाहिए। अब समस्या ये कि वो क्या दौलत का कारक है? नहीं, एक्चुअली में उसको सजना संवरना है, लग्जरी उसे पसंद है, कंफर्ट जोन उसे पसंद है। अब इन सब के लिए पैसा चाहिए। पैसा इसलिए उसको चाहिए, वास्तविकता में तो उसको प्रेम चाहिए, लव चाहिए, और उसके चक्कर के अंदर वो सारा काम करता रहता है। इसलिए जिनके भी लगन पे शुक्र होगा, जब लगन पे शुक्र होगा, तो पहला भाव जितना मजबूत होगा। अब जितना मजबूत जब शब्द कहते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? कि कुंडली में सूरज और मंगल सूर्य और मंगल। मजबूत होंगे। कुंडली में कहीं बैठे हो, पर अगर वो मजबूत स्थिति के अंदर है, तो शुक्र को जो तख्त मिला है, जो सिंहासन मिला है, वो मजबूत मिला है। क्योंकि अभी आप में से कोई ना कोई कह देगा जी मेरा शुक्र लगन पे बैठा है, पर मैं तो सजता संवरता नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल कंजूस प्रकृति का हूं, मेरे को कोई लग्जरी का शौक नहीं है। ये कब तय होगा? ये हमें ध्यान रखना होगा। अगर फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है और लगन में शुक्र बैठा हुआ है,
तो सारे गुण जो मैंने बताए वो होंगे। और अगर सूरज और मंगल कुंडली में ठीक ठाक नहीं बैठे हुए तो शुक्र का प्रभाव भी उतना ही कम हो जाएगा। फिर हो सके वो अपनी पत्नी से झगड़ता हो, पत्नी की दो बात भी ना माने, तो सारी बात आप कहोगे रे गुरुजी ने जो बताया था सारी बात गलत निकल गई। तो प्रिडिक्ट करने के जो सूत्र है उनको भी समझ लिया करो। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ग्रह उतना ही स्ट्रांगली वर्क करेगा जितना कि फर्स्ट हाउस की ताकत होगी। यानी आप ऐसे समझो, जो सीट उसको मिली है वो सीट कितनी शक्तिशाली होगी, ये बात कुंडली के सूर्य और मंगल डिसाइड करेंगे। क्लियर कट हुई। अब आप कहेंगे जी वो सूर्य मंगल वाली स्थिति क्या हुई? भाई वही बात हो गई, सूरज को शुक्र पसंद नहीं, मंगल को भी शुक्र पसंद नहीं, पर शुक्र मंगल को लाइक करता है। बड़े ध्यान से सुनना, शुक्र मंगल को लाइक करता है, पर उसको जीवन में सूरज ही चाहिए। औरत को क्या चाहिए? राजा। पति कैसा होना चाहिए? ये तो कहते हैं, कोई कहता है कि भिखारी आना चाहिए, कहते हैं ना राजकुमार आएगा घोड़े पे चढ़ करके, है, कहानियां सुनाई जाती ना बेटियों को कि राजकुमार आएगा। राजकुमार ही तो राजा बनेगा। राजकुमार आएगा का मतलब बुद्ध आएगा। राजा, पर मिलना क्या चाहिए? राजा मिलना चाहिए। प्रेम के लिए राजकुमार, ध्यान रखिए, शुक्र के प्रेम के लिए राजकुमार यानी बुद्ध, और चाहिए कौन? राजा यानी सूरज। शुक्र चाहता है उसको सूरज का सहारा मिल जाए, पर एक डिस्टेंस पे, एक दूरी पे, ज्यादा नजदीक नहीं होना चाहता, उसको एक नाम मिल जाए। यानी शुक्र के लिए दोनों से कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, पर दोनों को शुक्र से झगड़ा है। समझे? दोनों नहीं लाइक करते कि ये पहले घर में कहाँ आ गया। अब आप में से कोई सोचिए कि ये दोनों के दोनों लाइक क्यों नहीं करते शुक्र को? क्योंकि सूर्य जो होता है वो राज्य तलवार की नोक के ऊपर लेता है। मतलब वो क्या कहता है कि तलवार की नोक के ऊपर राज्य मिलता है। सत्ता और शासन बड़े दबंगपने से चलाए जाते हैं, बड़े साहस के साथ चलाए जाते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ चलाए जाते हैं। आपके यूपी के अंदर योगी बाबा फेमस क्यों हो रहे हैं? साहस और हिम्मत के कारण। हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री बेचारे डाउन पे चल रहे हैं। क्यों? वो हीरोइज्म नहीं दिखा रहे हैं, योगी बाबा की तरह हीरोगिरी नहीं दिखा रहे, तो बेचारे कमजोर फंसे हुए हैं। तो राजा जो है मजबूत दिखना चाहिए, शुक्र मजबूत दिख ही नहीं सकता। सजा धजा शुक्र मजबूत कैसे दिखाई देगा? इसलिए सूर्य उसको लाइक नहीं करता। और मंगल कहता है बाहुबली होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, सामने वाले को सबक सिखाने वाला होना चाहिए। अब ये कोई सा भी गुण शुक्र में नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों लाइक नहीं करते। पर कभी कभी राजनीति में ऐसा होता है कि जब दो व्यक्ति जो एक दूसरे को लाइक नहीं करते, उनको भी आपस में सरकार चलानी पड़ जाती है, मिल बांट करके। लाइक तो नहीं करते, बस वही वाली बात हो गई, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हरियाणा में जैसा हो रहा है, तो बस वो वैसा ही यहाँ पर कहानी बन जाती है। लाइक बिल्कुल नहीं करते दोनों एक दूसरे को, बट क्या करें, मजबूरी है। तो वही मजबूरी कभी कभी ग्रहों के साथ हो जाती है कि शुक्र जब फर्स्ट हाउस में आएगा, शुक्र के गुणों का प्रभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर बढ़ जाएगा। परंतु दोनों ग्रह चाहते नहीं कि ये यहाँ टिका रहे, पर मजबूरी में उनको उसके प्रभाव को मनुष्य को देना ही पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी है। अब यहां फिर क्वेश्चन आएगा जी, इसका मतलब निकला क्या? शुक्र ताकतवर हुआ या कमजोर हो गया? भाई शुक्र को तो कोई भी वेलकम नहीं कर रहा, तो शुक्र को ताकत कहां से मिलेगी?
तो यहां पर है कि शुक्र के बलाबल की कोई गारंटी नहीं है, पर शुक्र अपने गुण जरूर देने में सक्षम रहेगा। जो चीज आपके दिमाग में बैठी हुई है उससे कैसा पीछे छुड़ाओगे आप। कहते हैं ना, ये बात तो इसने दिमाग में बिठा ली, अब इसके दिमाग में से कैसे निकले। तो शुक्र उस व्यक्ति के दिमाग में बैठ गया, तो शुक्र उसके दिमाग से नहीं निकलेगा। और जितना सूरज मंगल ताकतवर होगा उतना ही नहीं निकलेगा। क्लियर कट समझ में आ गया आप कहानी? बहुत सिंपल है। आप शुक्र को सेकंड हाउस के अंदर भेज देते हैं। यहां पर तो ये इसका खुद का ही भाव है, सेकंड हाउस, वृष राशि, खुद का ही घर है ये, पर ये गुरु का भी है। अब यहां पर समस्या क्या हुई, शुक्र जब भी सेकंड हाउस में आएगा खुद का बल तो बढ़ गया, शुक्र का बल बढ़ जाएगा, बट गुरु का बल कमजोर हो जाएगा। अब जब शुक्र का बल बढ़ेगा और गुरु का बल कमजोर होगा तो क्या क्या घटनाएं घटेंगी, वो चीज समझने वाली बात है। अच्छा, इसको आप रिलेशनशिप से भी, कि जो जो शुक्र से चीजें देखते हैं, आप इन सब टर्म्स को जोड़ जोड़ के देख भी सकते हैं। अब सेकंड हाउस वाणी का है, ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत मीठा बोलना जानते हैं। ऐसे लोगों का खान पान बहुत उत्तम कोटि का हो सकता है। अब यहाँ पे उत्तम कोटि का मतलब समझ लो, सेलेक्टिव खाना खाना, हाइजीनिक खाना खाना, ये बहुत बढ़िया होगा। पर यहाँ नुकसान क्या होगा? नुकसान एक ही होगा कि गुरु कमजोर हो जाने से वो धन का खजांची है, और जब धन का खजांची कमजोर पड़ जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे भाव के शुक्र को कोई खास नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? ये बड़ी वैसी विपरीत स्थिति है। अगर आप शुक्र के बल को बढ़ाते हो गुरु और कमजोर हो जाएगा, और गुरु के बल को बढ़ाते हो तो शुक्र कमजोर हो जाएगा। दोनों में फंस गया ना मामला। अब किसको करे, तो बड़ा ट्रिकी सा मामला बन गया। ऐसे में बड़ा सोच समझ के लिए शॉर्ट टर्म के में ही रेमेडीज करनी चाहिए। ऐसे नहीं सीधा देखा शुक्र दूसरे भाव में, आपने गुरु की रेमेडी शुरू कर दी, ओहो पता चल गया गुरुजी ने बताया था गुरु कमजोर हो गया तो गुरु को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, और शुरू हो गए। शुक्र कमजोर, जैसे जैसे शुक्र कमजोर पड़ेगा उसका असर आपकी घर गृहस्थी जीवन के ऊपर पड़ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही शुक्र कमजोर पड़ेगा उसका असर आपके गृहस्थ जीवन के ऊपर पड़ेगा। अगर गृहस्थ जीवन खराब हो रहा है तो शुक्र का बल बढ़ा दो, धन का बल कमजोर पड़ रहा है तो गुरु का बल बढ़ा दो कुछ समय के लिए। तो ऐसे ही करके गुजारा करना पड़ेगा, परमानेंट मामला नहीं बनता ये, कि आप सोचे कि परमानेंट हो गया मामला, ऐसा नहीं होगा। तीसरा जो भाव है, जब शुक्र तीसरे भाव में आएगा तो आप ऐसे समझो जैसे एक महिला तीसरे भाव में बैठ गई, एक स्त्री तीसरे भाव में बैठी है। अब तीसरा भाव किसका? मंगल का और बुध का। तो स्त्री के अंदर मंगल का गुण समा जाएगा, यानी औरत मर्द का रूप ले लेगी। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर ये योग किसी औरत की कुंडली में हो तो उसकी हिम्मत मर्द जैसी हो जाएगी, और या वो हर काम में इनिशिएटिव लेने वाली होगी। घर के कोई भी काम हो वो बराबर इनिशिएटिव लेगी। और अगर ये पुरुष की कुंडली है और तीसरे घर में बैठा हुआ शुक्र है तो उसकी महिला, उसकी वाइफ उसको हर काम में मदद देगी।
चाहे वो प्रॉपर्टी का ही काम करता क्यों ना हो, प्रॉपर्टी के काम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, हर काम में उसको बराबर कंधे से कंधा मिला करके साथ देगी उसका। यानी कि उसमें जो स्वभाव आ गया वो मंगल के जैसी ताकत आ गई और बुध के जैसा दिमाग आ गया, मंगल और बुध के साथ। तो ये तीसरे भाव का जो शुक्र है ये इस तरह का असर पैदा करता है। तीसरे भाव का शुक्र को इसलिए खराब भी ज्यादा नहीं कहा जा सकता, पर अक्सर ध्यान रखना, किसी भी कारण से अगर शुक्र यहां पर बैठ के कमजोर पड़ रहा हो, यानी कि किसी भी प्रकार से घर गृहस्थी में दिक्कत आए, तो आंख बंद करके, स्त्री हो या पुरुष हो, उसे या तो डायमंड धारण कर लेना चाहिए या सफेद पुखराज धारण कर लेना चाहिए, यानी कि शुक्र रत्न अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। तो इससे भाग्य वृद्धि भी होगी, घर गृहस्थ जीवन के अंदर भी लाभ प्राप्त होगा। और वैसे भी ना, जो भी ग्रह तीसरे भाव में बैठता है वो नवम को देखता है और यानी कि दृष्टि देता है। और शुक्र शुभ भाव में शुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है। जब वो नवम भाव को दृष्टि देगा तो निश्चित रूप से वो शुभ प्रभाव देने में सक्षम होता है। अतः ऐसे में शुक्र ग्रह का रत्न धारण करना उसके भाग्य के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। समझ आ गई? गुरु जी, पराक्रम भाव में अगर आ जाएगा तो उसका भी बेनिफिट मिलता है शुक्र को? नुकसान ये होगा सिद्धार्थ जी कि वो व्यक्ति खुद जो है ना, अगर पुरुष होगा तो वो पराक्रमी नहीं होगा। तो वो खुद पराक्रमी नहीं होगा, पर उसकी जो वाइफ होगी वो पराक्रमी होगी पूरा। उसका नुकसान एक यही है कि शुक्र, तीसरे भाव को शुक्र पसंद नहीं है एक्चुअल में। वही वाली बात कि मंगल को पसंद ही नहीं है कि शुक्र आ गया। वो कह रहा है भाई ये तो अखाड़ा है, ये तो मल युद्ध है, यहाँ तो दोनों हम जो है हाथ में हाथ मिला करके चेक कर रहे हैं किसमें कितनी ताकत है, और यहाँ पर तो लेडी आ गई है तो मामला गड़बड़ हो गया, तो यहाँ तो अपन लड़ ही नहीं सकते, है ना। तो वो लड़ नहीं सकता, तो तीसरे भाव तो कमजोर पड़ जाएगा। ध्यान रखना, तीसरा भाव तो कमजोर पड़ जाता है पर शुक्र का बल बढ़ जाता है। अगर कोई सोचे कि तीसरा भाव कैसा रहेगा, भाई तीसरा भाव भाव तो कमजोर हो जाता है। अगर कुंडली में चौथे भाव में अगर शुक्र हो तो क्या होगा, ये बड़ा अजब गजब सूत्र है लाल किताब का, और इसको बड़ा सोच समझ करके चलना। अब शुक्र चंद्रमा के घर में चला गया, और यहां लाल किताब क्या कहती है, जिसके चौथे भाव में शुक्र हो, अगर वो पुरुष है तो उसको दो स्त्रियां मिलेगी, और अगर वो स्त्री है तो उसको दो पुरुष मिलेंगे। तो बड़ा अजीबोगरीब है मामला। यानी कि वो शादी, दो मैरिज का प्रतीक है। चौथे भाव का शुक्र दो मैरिज का प्रतीक है। अब यहां पर चंद्रमा कमजोर हुआ, ध्यान से समझना, चंद्रमा कमजोर हुआ तो दो मैरिज नहीं होंगी। चंद्रमा का जितना बल बढ़ेगा उतना दो मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी चंद्रमा दूसरे भाव में चला जाए, चंद्रमा चौथे भाव में आ जाए, जहां चंद्रमा मजबूत हुआ, चंद्रमा को बल बढ़ा, वहां दो मैरिज का योग बन जाएगा। शुक्र चौथे भाव में आकर के, क्योंकि ये चंद्रमा का भाव है, घर में हर सुख सुविधा का ध्यान रखता है। उसके घर में हर तरह की लग्जरी होगी,
लग्जरी का कोई अभाव नहीं होगा। और बात वही ध्यान रखना कि शुक्र अकेला ही बढ़िया, इसको कोई खास बंदा पसंद नहीं है कोई। ये नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई और ही आगे बैठ जाए। हम्म। तो चौथे भाव में अगर अकेला शुक्र है तो लग्जरी की कोई कमी नहीं देगा। घर बहुत अच्छा डिजाइन से सजाया हुआ मिलेगा। डिजाइन जो है चंद्रमा की देन होता है, और लग्जरी जो है शुक्र की देन है। अगर वो चौथे में बैठा है तो घर में लग्जरी की कोई कमी नहीं होती। हाँ हरी जी बताइए। गुरु जी, यहाँ पे मून, चंद्रमा कुछ कुछ भी इम्पैक्ट नहीं लेगा? मतलब टेक्निकली तो एनिमी हुआ। नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा शुक्र का एनिमी कब से हो गया? अच्छा। चंद्रमा का तो खुद स्वभाव शुक्र टाइप का है। दोनों के स्वभाव में बड़ी समानता है। भाई देखो, शुक्र भी बड़ा सिलेक्टिव है, बड़ा चूजी है। चंद्रमा भी बड़ा चूजी है। बस चंद्रमा का ये भरोसा नहीं कि जिस वो किसी सिद्धांत को मानता है। चंद्रमा किसी सिद्धांत को नहीं मानता जब वो सिलेक्शन करता है। शुक्र क्वालिटी कॉन्शियस ज्यादा है। ओके। शुक्र भी ऊंच नीच नहीं मानता, पर उसको क्वालिटी पसंद बहुत है। सपोज करो, अगर उसके दिमाग में है कि मैं एक ऐसी लड़की को चाहता हूं जीवन में जो पढ़ी लिखी हो। अब उसको लड़की तो सुंदर दिखाई दे गई, पर उसकी प्रायोरिटी है कि पढ़ी लिखी। पर पता चला गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई है। वो गया, बस यहां मामला अटक गया। अब नहीं लूंगा, कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई लूंगा। तो उसका दिमाग में घुस गया कि कन्वेंट की पढ़ी हुई लूंगा। तो कन्वेंट स्कूल वाली लड़की से ही वो यस कहेगा। चंद्रमा कहेगा मैं पढ़ी लिखी लड़की लूंगा, और बहुत पढ़ी लिखी लड़की लूंगा। पर जैसे ही चंद्रमा ने देखा कि लड़की बहुत सुंदर है, वो कहता छोड़ यार, कन्वेंट स्कूल में क्या पढ़ा है, समझ गया। सरकारी में क्या बुराई है यार, बहुत अच्छे होते हैं। यानी चंद्रमा अपनी बात से ही मुकरी हो जाएगा, क्रॉस मार देगा। समझो, चंद्रमा और शुक्र का अंतर बता रहा हूं। सोच दोनों की वही है। दोनों ही सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। दोनों को ही सौंदर्य पसंद है, सुंदरता पसंद है। बट चंद्रमा अपनी किए गए वादे को भूल जाएगा, शुक्र नहीं भूलेगा। यानी शुक्र क्वालिटी कॉन्शियस है। अगर उसको शूज चाहिए और उसको जो ब्रांड है वो मिलेगी तो पहनेगा, नहीं तो नहीं पहनता। अगर उसको कोई कह दे कि 6 महीने बाद मैं फलानी जगह जाऊंगा और वहां से तेरा ब्रांडेड जूता लेके आऊंगा, वो 6 महीना वेट कर लेगा। चंद्रमा कहेगा मुझे ब्रांडेड जूता चाहिए। मार्केट में गया, नकली जूतों की सेल लग रही है, उसने कहा दिखता तो बिल्कुल ऐसे ही है ना। अबे क्या रखा है, ये तो 300 रुपये में मिल रहा है। वो वैसे ही 3,000 रुपये का बता रहा था, छोड़ 300 वाला ले ले। जब टूटेगा तो नया नंबर आ जाएगा, कोई बात नहीं। यानी इसीलिए चंद्रमा को कहते हैं मूड स्विंग्स, कि मूड स्विंग्स हो गया। अभी इधर था, अब ये इधर चला गया एकदम से। यानी अपनी ही बात को नकार देने वाला। सुबह कुछ सोचे, शाम को कुछ कर बैठे। दैट्स अ मून। इसलिए कहते हैं बड़ा फास्ट मूविंग है। सुबह कुछ कह रहा था, शाम को। वीनस ऐसा नहीं है। वीनस इस मामले में फिक्स्ड है, पर दोनों की चाहते एक जैसी है। लगभग लगभग चाहते एक जैसी है। दोनों को साफ सफाई पसंद है। दोनों को घूमना फिरना मतलब टूर एंड ट्रैवल पसंद है। दोनों को एंजॉय करना पसंद है। दोनों को टेस्टी टेस्टी खाना पसंद है। दोनों को बढ़िया कपड़े पहनना पसंद है। ये मैं समानताएं बता रहा हूं। इसलिए कभी कभी स्टूडेंट चंद्रमा और शुक्र की खूबियां समझ करके कंफ्यूज हो जाता है कि साहब चंद्रमा में भी यही खूबियां हैं और शुक्र में भी यही खूबियां हैं। पर शुक्र और इसमें ये बड़ा अंतर है। दूसरी बात, शुक्र का संबंध जहां पर रूप से है, वहीं पर उसका संबंध
भक्ति से भी है। पर शुक्र की जो भक्ति है वो रूप की भक्ति है। बड़े ध्यान से समझना, वो रूप की भक्ति है। जब हम भक्ति देव दर्शन के द्वारा करते हैं, यानी मूर्ति की स्थापना करके या एक छवि की जब हम पूजा करते हैं, छवि की जो उपासना करते हैं हम, ये सारी शुक्र वाली भक्ति है। और जब हम मूर्ति पूजा नहीं करते, छवि पूजा नहीं करते, नाम जपते, नाम जपने का मतलब शब्द का रिपीटेशन, जब हम शब्द रिपीट करते हैं, शब्द बृहस्पति है, रूप शुक्र है, इसको समझ लेना। शब्द बृहस्पति है, रूप शुक्र है। ग्रस्त आदमी को कौन सा पकड़ना चाहिए? दोनों, क्योंकि उसको शुक्र की भी जरूरत है, दोनों। उसको गुरु की भी जरूरत है। सन्यासी को रूप की जरूरत नहीं है, इसलिए सन्यासी मूर्ति पूजा नहीं करता। आपने देखो गंगा किनारे बैठ के माला जप रहा है, अब क्या रूप है भाई? कोई नहीं। पहाड़ पे बैठा है, जप कर रहा है, मूर्ति की जरूरत ही नहीं है। वो पंचोपचार पूजन ही नहीं कर रहा, वो षोडोपचार पूजन ही नहीं कर रहा, वो आरती तो करता ही नहीं। उसको एक भी बढ़िया सन्यासी को, जितना उच्च कोटि का संत बाबा जी होगा, उच्च कोटि का अगर है, एक आरती नहीं आती होगी उसको, एक आरती नहीं आएगी। आरती तो करता ही नहीं है वो। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो रूप पूजा नहीं करता, रूप है ही नहीं उसके दिमाग में। जगह निर्गुण उपासक, ब्रह्म उपासक, ये सब गुरु के क्षेत्र के हैं। जहां पर हम कह रहे हैं हम बाके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, बिहारी जी देखो आज कितने सुंदर सजे हैं, आज राम जी की तस्वीर देखो क्या गजब लग रही है, राम जी के दर्शन हो गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कृष्ण जी के दर्शन हो गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये इमोशन, ये शुक्र है। फूल माला अर्पित कर की जा रही है देवता को, यानी कि मूर्त को, यानी रूप को, ये शुक्र की पूजा है। शुक्र की पूजाएं गृहस्थ जीवन की पूजाएं होती हैं, गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने की पूजाएं होती हैं। जो लोग कहते हैं ना रे ये सब पाखंड है, कर्मकांड, ये वो मूर्खों को पता नहीं, ज्योतिष पढ़े तो समझे। भाई घर गृहस्थी चलानी तो करना पड़ेगा ना। आप पाखंड अंधविश्वास ये जब बात करो जब सन्यासी हो जाओ, घर गृहस्थी छोड़ दो तो जो मर्जी बकते जाओ। और जिस दिन छोड़ दोगे, सन्यासी सही मायने में हो जाओगे, उस दिन आप बुराई तो बिल्कुल नहीं करोगे। क्योंकि जब तक आप सीख चुके होंगे, जब तक आप समझ चुके होंगे, तो जो लोग रूप की भक्ति करते हैं, जो लोग देवी की पूजा करते हैं, उनका शुक्र अगले जन्म में जरूर अच्छा हो जाता है। इस जन्म में अच्छा हो या ना हो, अब रूप की भक्ति मतलब राधा रानी की, माँ देवी की, माँ भगवती की, माँ चंडी की, कोई भी देवी का रूप, माँ लक्ष्मी की, 10 महाविद्याओं की, माँ काली, इवन माँ काली की साधना करने से भी शुक्र अच्छा हो जाता है। ये जितनी भी साधनाएं हैं सब रूप साधना है। रूप का मेडिटेशन करना, शुक्र का प्रभाव बढ़ जाता है। रूप का मेडिटेशन का मतलब क्या हुआ? ध्यान करते हैं, बार बार स्वरूप, चित्त जो है उस स्वरूप में लगता है, और व्यक्ति की वार्तालाप चलती है बाकायदा, वो अपने देवी देवता से बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कनेक्शन बना लेता है एक बहुत बढ़िया, और वहीं से हर चीज की गाइडेंस लेता है। ये जो मेडिटेशन है ये आनंद करने वाला हो। जितनी भी रूप भक्ति होती है ये आनंद देने वाली भक्ति होती है। तो ये सेकंड हाउस में जो हम बात करते हैं बृहस्पति और शुक्र, ये बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। घर गृहस्थी दोनों के बगैर नहीं चलती है, इसलिए सेकंड भाव कुटुंब का भाव है। सेकंड भाव हमारी शुरुआती एजुकेशन का भाव है, ये ही खान पान का भाव है।
यही वाणी का भाव है। यानी केवल ज्ञान की बात करो। अब ज्ञान की बात तो बहुत कड़वी भी हो सकती है, तो भी गुजारा नहीं चलेगा। और केवल कड़वी बात करो, मीठी बात ना करो, तो समस्या हो जाएगी। शुक्र की मिठास, गुरु का ज्ञान आपको घर गृहस्थी चलाने के लिए अति आवश्यक है। बड़े ध्यान से समझना। कुंडली का हर भाव आपको समझाता है कि जीवन कैसे जीना है। हम ही नहीं समझ पाते। वो खुद कह रहा है परिवार चलाना है, कुटुंब चलाना है, भोजन की व्यवस्था करनी है, तो मीठा बोलो, ज्ञानवर्धक बोलो, धन कितना ही ज्यादा कमाओगे। जो व्यक्ति मीठा बोलता है और ज्ञान रूप में बोलता है, ज्ञान रूप का मतलब बकलोली ना करे, बकवास ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, वो उतना ज्यादा धन अर्जित जीवन में करता है। सेकंड हाउस आपकी स्टेबिलिटी का भाव है। ध्यान रखना, आपकी स्टेबिलिटी वहीं से पता चलती है कि जीवन को कितना स्टेबल बना के रख पाएंगे आप। स्टेबल बनाने के क्या तरीके हैं? खान पान अच्छा होना चाहिए आपका, धन आपके पास अच्छा होना चाहिए, और बोलचाल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर कई स्टूडेंट का मैं देखता हूं, जैसा मैसेज आता है उनके शब्दों के अंदर उनकी भावनाएं छिपी होती हैं। पता चल जाता है सेकंड हाउस ही गड़बड़ है, सेकंड हाउस ही गड़बड़ है। और स्टाफ से तो ऐसे बात करेंगे बेचारे, जैसे उनको ऐसा लगता है कि पूछो मत, है ना। तो ये अपने सेकंड हाउस को बिगाड़ने का काम खुद ही कर लेते हैं। जब भी शुक्र को समझो, जब शुक्र 12वें भाव में आएगा, तो उसको लाल किताब ने बड़ा प्यारा नाम दिया, भाव सागर से पार करने वाला। तो कितनी प्यारी बात कही है। 12वां भाव जो है वो भव सागर है। भाव सागर, ये संसार, इससे पार करने वाला। पर एक शर्त लगा दी, यदि वो गऊ की तरह हो तो, यानी कि उसका जीवन गाय की तरह हो तो। अब गाय क्या होती है ये हम सब जानते हैं, कितना प्यारा जीव है, उसके अंदर वात्सल्य है, उसमें इमोशंस कितने भरे हुए हैं। जिन लोगों ने गाय पाली है वो जानते हैं इस चीज को। उसकी आंखों में ही प्रेम बरसता है। गाय को हम दूसरी तरह से भी कहते हैं ना, ये हमारी लड़की तो गाय है। बताते नहीं सींग कितने बड़े हैं, वो बात अलग है, पर बताते जब शादी करने से पहले, हमारी लड़की तो गऊ है जी, गऊ। हमारे हरियाणा में बोलते, पता नहीं आपके यहाँ बोलते नहीं बोलते, लड़की जी गऊ है, आपके घर में जाएगी तो हरे खेत में चर लेगी। मतलब आपका घर तो बड़ा है, तो हरे खेत में आ जाएगी जी, गऊ है। हैं? गऊ घास चर लेगी तो क्या फर्क पड़ेगा जी, आप तो बड़े आदमी हो, ले लो हमारी, कोई बात नहीं है। फिर वो जो है, पहले सारे उसको देखने आते हैं, फिर वो अकेली सबको देख लेती है? तो यहां पर शर्त भी रखी गई है कि अगर व्यक्ति का चाल चलन चरित्र गाय की समान, यानी कि उसका जीवन निश्चल हो जाए, तो भव सागर से पार करने वाला शुक्र होता है। अब यहां पर रूप भक्ति की बात कही गई है। अगर जिसके 12वें भाव में शुक्र हो, वो रूप भक्ति और गहरी रूप भक्ति करे, तो देखो। और हम लोग समझ क्या रहे हैं, 12वें का शुक्र है भाई साहब, उच्च का शुक्र होगा, उच्च का मौज मारेगा, मौज, बड़े अफेयर चलेंगे जी, बड़े अफेयर चलेंगे। अफेयर चलते ही भवसागर में डूबेगा। वहां वही तो शर्त है कि वही नहीं करना, या अफेयरबाजी नहीं करनी। शुक्र तो वैसे ही कहा जाता है, कच्ची इश्क मोहब्बत से दूर रहे। कच्ची इश्क मोहब्बत, कच्ची से बोल लो तो बेमतलब की,
जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसमें कोई पक्का रिश्ता ही नहीं है, वो इश्क मोहब्बत इंसान को खराब करने वाली इश्क मोहब्बत होगी, भव सागर में डुबो देने वाली होगी। तो जब भी शुक्र आए दिमाग में, तो अध्यात्म के पक्ष को कभी मत भूल जाना। मैं इस बात पर ज्यादा जोर क्यों देता हूं शुक्र के बारे में, क्योंकि किसी ने इसके ऊपर जल्दी चर्चा नहीं की, किसी ने नहीं की। जब मैं लाल किताब को पढ़ता था, तो जब मैं ये 12वें भाव के शुक्र पर आता था तो माथा पकड़ के बैठता था। ये चक्कर क्या है यार, लाल किताब के विद्वान ने लिखी है ये बात, कुछ तो बात में दम है, कहीं तो मामला अटका पड़ा है। ये 12वें शुक्र को वैदिक ज्योतिष ने भी बड़ा अच्छा कहा है, वहां पर भी नियम है। किसी भी डिविजनल चार्ट्स में चले जाओ, शुक्र 12वें में बहुत अच्छा। और लाल किताब तो कह रही है शुक्र बहुत अच्छा। पर ये भवसागर शब्द क्यों लगा दिया कि भवसागर के पार ले जाए? यार भवसागर के पार ले जाने वाला तो परमात्मा ही है, और कौन है? हमारे यहां पर एक परंपरा है कि गाय की पूंछ पकड़ करके गौदान करते, आपने भी सुना होगा, है पवित्र तीर्थ स्थल पर गाय गाय की पूंछ। और जिन्होंने गरुड़ पुराण सुना है उसमें भी जिक्र आता है कि गाय की पूंछ पकड़ करके भवसागर पार हो जाता है। ये गाय की पूंछ, ये 12वें भाव का ही जिक्र है, 12वें भाव का शुक्र का जिक्र है ये, कि गाय की पूंछ पकड़ने का मतलब यानी गाय के जैसा जीवन अगर आपका होगा तो भव सागर पार चले जाओगे। यानी शुक्र का भी बल है कि जो आपको अध्यात्म में ले जाता है। गृहस्थ के अंदर अध्यात्म में रहना है तो शुक्र को समझना बहुत बहुत जरूरी है। सन्यासी हो जाना है तो गुरु को समझना बहुत बहुत जरूरी है। फिर गुरु का मार्ग पकड़ लो। गुरु का मार्ग मतलब शब्द का मार्ग। शब्द ही ब्रह्म स्वरूप है, यानी कि शब्द कभी भी नष्ट नहीं होता। जो शब्द आप मुख से एक बार निकाल देते हो उसका अंत नहीं होता, वो ब्रह्मांड में घूमता ही रहता है, चक्कर काटता रहता है, हमें मालूम ही नहीं। हम सारा दिन बकलोली करे जा रहे हैं, बा 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 बा। अबे ये सब यही घूम रहा है, ये तुझे नहीं पता, ये तुझे ही पकड़ लेगा। हैं? जब तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं अच्छा अच्छा बोलो, खराब मत बोलो, ऐसा नहीं बोला करते, शाम का समय है, ये नहीं बोला करते, अरे सुबह सुबह ऐसी बात नहीं बोला करते, सुबह सुबह झगड़ा नहीं करा करते। क्यों बोलते हैं बड़े बुजुर्ग? बेशक उन्हें नहीं पता, इसी कारण से सुबह झगड़ा नहीं करना चाहिए। और महिलाएं जो घर के अंदर सुबह या शाम के वक्त रोना धोना शुरू कर देती हैं, वो अपना शुक्र तो खराब करती ही करती हैं। और उन वो तो खुद अपने पति के लिए एक शुक्र है, अपने पति का और बिगाड़ ले। डिमांड करती हैं कि गाड़ी आनी चाहिए और रो रो करके वो खटारा गाड़ी भी नहीं आती फिर वो। क्यों? उनके रोने मात्र से ही गाड़ी का प्लान कैंसिल। कभी भी जब तक वास्तविक कष्ट ना हो, कोई इमोशनल डेंट ना हो बड़ा भारी, बात बात पर बिना दुख के किसी भी महिला को नहीं रोना चाहिए। यानी इसको इस तरह से देखती लाल किताब कि शुक्र रोवे, और आंखें जो है ये भी शुक्र है। आंखें हमारी शुक्र हैं। कई लोग आएंगे आपके पास, आंखों में प्रॉब्लम हो गई तो चेक करना शुक्र तो गड़बड़ नहीं है। जिनमें भी आंखों के रेटिना में प्रॉब्लम होती है, आंखों के रेटिने का ऑपरेशन होता है, बिना शुक्र के खराब हुए आंखों के रेटिना में कोई गड़बड़ नहीं होती। और जब तक शनि ना देख ले रोशनी मद्दी नहीं होती। शनि देखेगा तो मुद्द रोशनी को मुद्दा कर देगा। यानी कई लोग कहते हैं ना जी रोशनी जाती जा रही, रुकी नहीं रही, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा लिए। ये सब उसी का खेल है। आंखें शुक्र है, स्त्री भी शुक्र है, और वो रो रही है। शुक्र ही तो मन की खुशी है, शुक्र ही तो जीवन का आनंद है।
अगर हर महिला अपने आप को लक्ष्मी स्वरूप मान लेना, उसका घर स्वर्ग बन जाए। बस ये मान ले कि मैं ही लक्ष्मी हूं। पति माने ना माने भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा, बस वो अपने आप को लक्ष्मी स्वरूप समझ के बैठ जाए तो निश्चित रूप से उसके दिन फिर जाते हैं। वो किसी भी घर का दिन जो है बदल देती है, वक्त बदल देती है। ये ध्यान रखना, परमात्मा ने स्त्री को इतनी बड़ी ताकत और क्षमता दे के भेजा है ना, वो किसी भी पुरुष का भाग्य बदल सकती है। और आज के जमाने में तो जेल भी पहुंचा सकती है। तो भाग्य भी बदल सकती है और जेल में भी पहुंचा सकती है, दोनों ही तरह की क्षमता है उसके पास। तो अपन पॉजिटिव बात करें। पॉजिटिव बात यह है कि अगर आपके जीवन में स्त्री लक्ष्मी स्वरूप में आई है तो आपका भाग्य कितना भी सोया हुआ हो, भाग्य जाग जाएगा। भाग्य जाग जाएगा। तो आप सोचिए उन महिलाओं का क्या होगा जो अपने आप को लक्ष्मी रूप नहीं समझती है। अब लक्ष्मी रूप कैसे समझना है? लक्ष्मी जी की तस्वीर देख लो, है ना, उसमें टैटू नहीं बने हुए कहीं पर भी। हाँ, उनमें सोने की चूड़ियां, सोने की ना मिले कांच की पहन लो, सजा धजा सिंगार है। तो वो सब नहीं करो, है, डेंट पेंट किसी की आवश्यकता नहीं है। स्त्री सदैव लक्ष्मी स्वरूप है। उसे कोई भी राहु के काम नहीं करने चाहिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बड़ा शौक है आज के समय में, कोई दिखावे की आवश्यकता नहीं है। जहां पर लक्ष्मी का वास है, ये ध्यान से समझना, जहां पर लक्ष्मी का वास, नारायण को वहां बरसना ही पड़ेगा। यानी नारायण बिना कृपा करे रह ही नहीं सकते। कितने दिन तक गरीबी रहेगी? गरीबी रह ही नहीं सकती वहां पे। बस लक्ष्मी टिकी रहे। लक्ष्मी चंचलाओ टिकती तो नहीं ना, वो भग जाती है। तो वह टिक जाए वो। अगर लक्ष्मी लक्ष्मी बन करके टिकी रहे तो निश्चित रूप से वो किसी झोपड़ी में भी चली जाएगी तो महल बना के ही निकले, वहां पे महल बन जाएगा। औरत का भाग्य, औरत का सौभाग्य इतना बड़ा होता है। इसीलिए तो हमारे देश में कहा जाता है, जहां पर स्त्री की पूजा होती है देवी देवता वहीं पर वास करते हैं। देवी देवताओं का वास उसी घर में होता है जहां पर वो, कौन सी है, बालाजी फिल्म्स वाले, जो उन सीरियल्स में पड़ी रहती है, वहां देवता भी होते तो वो भग जाते। वो सारा दिन षड्यंत्र में ना, कुछ तो दाल में काला है, तेरी ननद आ रही है, तेरी मौसी आ रही है, तेरी भौजाई आ रही। उन चक्रों में नहीं पड़ना, लक्ष्मी बनो। और शुक्र को समझना इतना इजी है। बस ये देखो आपकी लक्ष्मी कौन से भाव में बैठी है। लक्ष्मी किस भाव में बैठी है? अच्छे भाव में बैठी है, मस्त। गड़बड़ भाव में बैठी है, लक्ष्मी जी की सेवा करो। लक्ष्मी जी की सेवा का मतलब क्या है? अगर पुरुष है, अगर वो पुरुष है तो अपनी पत्नी को सजा धजा करके रखे, साथ में उसको कंफर्ट जोन ज्यादा से ज्यादा दे, उसको सुख सुविधाएं प्रदान करे, उसको ऐशो आराम की चीजें प्रदान करे, असली चीज प्रदान करे उसको। और अगर स्त्री है और उसका शुक्र गड़बड़ बैठा है तो अपने पुरुष को सजा धजा के रखे। वो क्या है भाई साहब, ये क्या दाढ़ी दूढ़ी बनाया घूम रहा है, बढ़िया चकाचक रहा है, एकदम चकाचक सेंट पेंट मार के, उसको सही रखे तो आप देखेंगे। और कुछ नहीं तो, अगर नहीं है ज्यादा पैसा तो कपड़ों पे प्रेस करके दे उसको, मतलब बिना उसके उसके कपड़ों पे पूरा ध्यान दे। आप देखेंगे कि अगर उसको आप दूल्हे की तरह सजा धजा के रखेंगे ना अपने दूल्हे को, तो आपका शुक्र वैसे ही अच्छा है। और जैसे ही पति पत्नी के शुक्र बैलेंस होते हैं, घर में धन बरसता है। लोग पूछते हैं जी धन का सूत्र बता। धन का सूत्र भाई तुम्हारे घर में बैठी है, तुम्हारी जो पत्नी है, वो भगवान ने लक्ष्मी भेजी तो है घर के अंदर। हम कह देते हैं, मानते नहीं कि हाँ जी ये तो घर की लक्ष्मी है ना। और जब लड़की पैदा होती जब भी कह देते
ना जी, ना लक्ष्मी हुई है लक्ष्मी। पर मानते नहीं है। और हमारे ये शास्त्र अगर कोई पढ़े तो आंखें खुल जाए, तो उन्हें पता चले कि परमात्मा ने स्त्री को कितना शक्तिशाली बना करके इस धरती पर भेजा है। तो बड़ा सिंपल है शुक्र को पकड़ना, शुक्र को पहचानना। दो तीन सूत्र याद रखने हैं। छठे भाव में शुक्र नीच का हो जाता है, 12वें भाव में उच्च का हो जाता है। बस हमें शर्त याद रखनी है, उच्च का कब ज्यादा परिणाम देगा और नीच का कब ज्यादा परिणाम देगा। शुक्र 12वें में उच्च का जब उच्च वाले परिणाम देगा, जब उस कुंडली में राहु और गुरु ताकतवर होंगे। और शुक्र छठे में बैठ के जब ज्यादा नीच का परिणाम देगा, जब बुध और केतु खराब होंगे। अगर बुध पावरफुल है, ध्यान से समझना, बुध पावरफुल है, केतु ठीक ठाक भी बैठा है, बस थोड़ा बहुत ही ठीक ठाक बैठ जाए, ज्यादा भी नहीं, पर बुध पावरफुल है और शुक्र छठे में बैठा है, तो खराब मत मानना। घरगृहस्थी भी चलेगी, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा। ये ध्यान रखना। शुक्र पंचम भाव में आ जाए तो स्वजाति ऋण बताया था आपको कि सूरज का घर है, सूरज का घर है। पर इस कुंडली में सूरज और गुरु बिगड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति के बच्चे तो कई होते हैं, पर घर में बाप कहने वाला कोई नहीं होता। यानी कि ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया कि अपनी औलाद कर, अपनी पत्नी से कोई औलाद नहीं, बाहर से औलाद है, यानी बाप तो बना हुआ है वो, पर जिससे शादी की उससे नहीं है। ये कब होगा? जब शुक्र तो 5वें बैठा हो पर सूरज और गुरु खराब हो। अदरवाइज नहीं होगा, ये सूत्र अप्लाई नहीं होगा। तो लाल किताब में जितने भी सूत्र लिखे हैं, इनके पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर होती हैं। अगर वो नहीं समझी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सप्तम भाव के अंदर शुक्र आ जाए तो भाई जैसा उसके साथ का ग्रह बैठा होगा वो वैसा असर देगा। और अकेला शुक्र बैठ जाए तो घर गृहस्थी को बर्बाद कर सकता है। नॉट सो गुड। शुक्र सप्तम में आ जाए, घर गृहस्थी के लिए खराब माना जाता है। 8वें का शुक्र मिट्टी की जली औरत, या इसको ऐसे कह दो, शमशान भूमि में जली हुई मिट्टी। शमशान भूमि की जली हुई मिट्टी। 8वां शुक्र तो मामला गड़बड़। पर अध्यात्म के लिए शुक्र 8वां बड़ा प्यारा है। ज्योतिष सीखने के लिए शुक्र 8वां बहुत प्यारा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? पर पति पत्नी के रिश्ते के लिए मामला गड़बड़ है। जीवन साथी कैसा होगा? वो मिट्टी का जला हुआ है, मतलब एकदम जरा सा कुछ बोलते ही दो दो कदम ऊपर उछल उछल के पड़ता है। तो जीवन साथी ऐसा होगा। ये फैक्ट बात है। पर धन के लिए अच्छा होता है शुक्र, 8वें में खराब नहीं होता। 9वें में शुक्र, 9वें में शुक्र हो जाए तो घर गृहस्थी को मंदा कर देता है, मंगल को बद कर देता है। तो मंगल बद वाला सूत्र याद रखो कि 9वें भाव में बुध आ जाए, 9वें भाव में शुक्र आ जाए, है, तो मंगल बद कर देता है। और वैसे भी अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता 9वें घर का शुक्र, और अपनी घर गृहस्थी के लिए भी मद्दा माना जाता, उसके लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, कोई खास नहीं माना जाता। तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है इसको समझना। शुक्र संबंधी बीमारियां भी पैदा करवा लेता है। शुक्र संबंधी बीमारियां क्या क्या होती हैं ये नोट कर लो। किडनी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां, गुर्दे के रोग, चाहे गुर्दे में पथरी बनना हो, यूरिन इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम,
लेडीज में गायनी प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज, यूरिन इन्फेक्शन, डायबिटीज, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, आंखों के रेटिना की प्रॉब्लम, स्किन की चमक, चमड़ी की चमक, आपके चेहरे की आभा, ये सब शुक्र है। शुक्र के गड़बड़ होने में से इनमें से कोई भी समस्या हो सकती है। शुक्र यदि 10वें में चला जाए तो शनि के घर में गया। शनि के घर में 10वें भाव में चला गया। यहाँ पे कुछ हद तक तो आदमी कोई आलसी भी बना देता है 10वें घर का शुक्र। और इश्क मोहब्बत में पड़ जाए तो, अगर लड़की के शुक्र 10वें में हो ना, तो लड़के को भगा के ले जाती है। और लड़के के शुक्र 10वें में हो तो लड़की को भगा ले जाता है। पर ये जब ही है जब कोई इश्क मोहब्बत में पड़ जाए तो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। कहीं हर एक केस में मत कह देना, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। पर कर्म के भाव में बैठा हुआ है शुक्र। कर्म के भाव में जब शुक्र बैठता है, यानी शनि के घर में, शुक्र स्वभाव से आलसी होता है। तो आज आज आंखें खुली, अपने पत्नी को लड़ते रहते हो, आलसी है तू, आलसी है, काम नहीं करती, काम नहीं करती। शुक्र, जो वास्तव में जिस औरत में, महिला में शुक्र का प्रभाव ज्यादा होता है, वो आलसी ही होती है। और आप उससे काम करवाने जुटे पड़ रहे हो। यही तो मामले में गड़बड़ होती है। ज्योतिष को अगर सही ढंग से समझ ले तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। जिसकी पत्नी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। शुक्र कमजोर है उसका। तो शुक्र का स्वभाव कैसा पता चल गया? आलसी है, वो कर्मठ नहीं है। शनि कर्मठ है, शुक्र आलसी। 11वें भाव का शुक्र लाभ का शुक्र है वैसे तो। इनको धन दौलत की आवश्यकता ज्यादा होती है, पर मन बड़ा चंचल होता है। लट्टू की तरह घूमने वाला मन होता है इनका। 12वें भाव के शुक्र को तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया। अब कोई प्रश्न है तो बताओ। अंकुश। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, आपने सेवन्थ हाउस के अकेले शुक्र को आपने बताया कि गृह गृहस्थी बर्बाद कर देता है, तो वो किस तरह से बर्बाद करता है? शुक्र तो वैसे अकेला आप बता रहे थे कि अच्छा होता है, और इसमें अगर देखें कारक भी है साथ में घर में शुक्र, तो इसमें क्या बुध को भी देखना पड़ेगा? अगर बुध ताकतवर है तो वो चीज नहीं इफेक्ट करती है, कैसे उसको समझेंगे? अंकुश, शुक्र कारक है सप्तम भाव का। 7वां भाव शुक्र की ही जमीन है। जी। पर अपनी जमीन पर जब शुक्र आता है तो उसको अच्छा क्यों नहीं माना जाता? शुक्र का स्वभाव अब ये भी बताया। एक तो आलसी है, एक तो आलसी है, ऊपर से उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए हमें मेहनत की आवश्यकता है। इसलिए शनि ग्रह यहां उच्च के होते हैं। सप्तम भाव में शनि उच्च के क्यों है? इसीलिए वैदिक ज्योतिष में भी सप्तम भाव के शनि को दिग्बली कहा गया है। तो आप सोचो, मामला घर गृहस्थी का है और चलाने वाला इसको शनि बताया गया है। इसीलिए इसको लाल किताब में ऐसे बताया गया है, दो पार्टों की चक्की है और चक्की को घुमाते हैं, घर गृहस्थी की चक्की को, पर जो खूंटा है वो लोहे का है, यानी शनि का है। जब उसको घुमाते हैं तो आटा पिसता है। तो सप्तम भाव दो पार्ट है, एक पार्ट शुक्र का, एक पार्ट बुध का।
पर उसको घुमाना पड़ता है। वो जो घुमाने वाला चक्का है, जो है हत्ता, वो शनि है। जब अकेला शुक्र बैठेगा, आलस ही आलस समा जाएगा और उसको सिर्फ एक्सपेक्टेशन 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 आ जाएगी। लगन को शुक्र देख रहा है। अब चलो, शुक्र लाल किताब के हिसाब से तो लगन को नहीं देखेगा, पर जब लगन पे नहीं देख रहा है तो सप्तम भाव पर उसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति घर गृहस्थी को चलाने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन मीट आउट ही नहीं होगी। समझे? तो गुरु सप्तम का भाव जो शुक्र है वो अच्छा नहीं माना जाता। इसको हमेशा ध्यान रखे। किसी का सप्तम में शुक्र हो, तुरंत दूसरी शादी कराओ उसकी, उसी से, ताकि वो सेकंड मैरिज की तरफ शिफ्ट हो जाए। गुरुजी, इसमें फिर बाकी ग्रह जैसे देखेंगे तो बृहस्पति भी देखेंगे, अगर वो किसी तरह से अगर बचाना हो शुक्र को, या सिर्फ यही रेमेडी है कि दूसरी शादी करवानी है, या मतलब एक तरह से और कोई रेमेडी रहती है इसकी? ये रेमेडी बहुत अच्छी है। अगर और कोई तकलीफ भी शुक्र से रिलेटेड हो तो करनी चाहिए। जी, ठीक है गुरु, धन्यवाद गुरु। हाँ विभा जी। अमित, मैं क्लास में हूँ बाबू। गुरुजी, गुरुजी अमित, मैं प्रणाम। क्लास पढ़ा रहा हूँ। हाँ, प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, आपने इस बात बताया कि मून और शुक्र जिस साथ में रहते हैं तो वो बैड नहीं सोचते हैं, पर पिछली क्लास में कहीं बताया था कि मून और शुक्र सास बहू का झगड़ा, तो उसको हम कैसे समझे फिर? मून तो हमारी माँ है और शुक्र हाँ। हमारी पत्नी है। दोनों साथ बैठ गई, और पत्नी और सास एक साथ बैठ जाए है, तो फिर तो सास बहू का सीरियल ही बनेगा। हाँ जी। पर मैंने एक दो लोगों की कुंडली देखी जहाँ ये मून और शुक्र साथ में है, तो उनका मैरिटल लाइफ भी अच्छा है, और जो सास बहू की सीरियल पहले चल रही थी अब वो बदल के उनकी सास और बहू की अच्छी जमने लग गई पहली बात तो, सास बहू का झगड़ा जो होता है उसमें पति से झगड़ा थोड़ी होता है। है। दोनों महिलाएं मिलके उस लड़के के लिए लड़ रही होती हैं। तूने टाइम पे आज खाना नहीं दिया, मेरे बेटे को देखो, मेरा बेटे को मैं जब तू नहीं थी तो मैं मेरे बेटे को सुबह सुबह चिल्ला बना के देती थी बेसन का, है वो बेचारा आज मोमोज मंगा के वो खा के गया है हाँ। मतलब है, तू जब से आई है मेरे बेटे का 2 किलो वजन कम हो गया है। होता ना? तो दोनों लड़ किसके लिए रही हैं? वो लड़के के लिए लड़ रही हैं। लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़के को प्रॉब्लम थोड़ी है, वो दोनों लड़ रही है। लड़के को प्रॉब्लम तब है जब वो दोनों के बीच में घुसने की कोशिश करता है, या उसको वहम पैदा हो जाता है कि तू इनकी लड़ाई छुड़वा सकता है। ये वहम ही उसको फंसवा देता है बस। उसको लगता है कि मैं मेरी माँ को समझा लूंगा और बीवी को मना लूंगा, बस फिर वो फंस जाता है। अगर वो बेपरवाह होके रहे तो एंजॉय करेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जने सेवा करेंगे उसकी। इधर से राइट। माँ सेवा करेगी, इधर से पत्नी सेवा करेंगे, एंजॉय करे वो। सास बहू का झगड़ा जब ही है, ठीक है ना? तो पति पत्नी का झगड़ा तो वो बिल्कुल भी नहीं है विभाजी, पहले तो ये चीज समझ लेना। सर। और सास बहू के झगड़े का पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। जब भी लड़का हल्ला मचा देता दोनों चुप हो जाते हैं। माँ अपने कमरे में भाग जाती, बीवी अपने कमरे में भाग जाती है। पर ये थोड़ी ना लड़ाई बंद हो गई, कुछ देर के लिए लगती है, ऊपर से की लड़ाई बंद हो गई, मौका आते फिर वही हो जाती है मामला। तो सास बहू के झगड़े का नहीं पता चलता। यस। और गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था जो पिछली क्लास के का था, जो छूट गया था। तो जैसे आपने कहा था कि जब गुरु की दृष्टि वीनस पे होती है तो वीनस को काफी हद तक वो बचा लेता है, पर अगर गुरु ही कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है कंट्रोल। दृष्टि। हाँ जी, दृष्टि कंट्रोल। का मतलब क्या है? आज मैं एक और सज्जन व्यक्ति मेरे वीडियो देखते थे, वो कंसल्टेशन ले रहे थे, तो भी उनको मैं दृष्टि समझा रहा था। दृष्टि का मतलब है सलाह। गुरु शुक्र को सलाह देता है, और गुरु की सलाह नेक सलाह होती है। यानी वो कोई भी ऐसा कर्म करने के लिए मना कर देता है जहां पे गड़बड़ी होने के चांसेस हो, इसलिए कहते कंट्रोल करता है।
हाँ जी, तो अगर गुरु और शुक्र साथ में ही बैठे हो तो क्या वो शुक्र के लिए अच्छा रहेगा, कंट्रोल हो पाएगा कौन कि कौन साथ बैठ गए? गुरु और शुक्र साथ में बैठे हैं? हाँ तो बहुत मस्त है, दोनों लड़ते ही नहीं, बिल्कुल झगड़ा नहीं करते। मोदी जी हाँ को और सोनिया जी को साथ बिठा दो, जो झगड़ा कर भी ले तो गारंटी है मेरी। सब ड्रामा नौटंकी होती है। हाँ हाँ, ये जब तक दूर रहते जब ही एक दूसरे की वो करते हैं, साथ आने पे तो मतलब ही नहीं। एक दूसरे की सिवाय तारीफ के कुछ नहीं कर सकते। राइट, रिस्पेक्टफुल रहेंगे दोनों एक दूसरे बहुत के लिए। ज्यादा एक दूसरे को ये समझाएंगे कि मैं कितना अच्छा हूँ। थप्पड़ मार के, बावले ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो कह रहे बावले तुझे भी नहीं ऐसा बोलना चाहिए, है ना, चल आगे से नहीं बोलेंगे, कसम खाते हैं आगे से बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो आप चिंता मत करो, जब भी गुरु शुक्र बैठे, समझो गूढ़ ज्ञानी व्यक्ति गूढ़ ज्ञानी हो जाता है। और गुरु शुक्र के झगड़े को झगड़ा नहीं मानना, यानी दोनों बिल्कुल नहीं झगड़ा करते, दोनों मिलकर के उस भाव को ठीक करने लग जाते हैं। हाँ जी, ना, झगड़ा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद। हाँ बलजिंदर जी। जी गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी, जैसे आपने बताया कि शुक्र सप्तम में गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और अगर लगन का शुक्र जो दृष्टि दे रहा हो सप्तम को, तो कैसे माने माने? नहीं, वो दिक्कत में नहीं डालता, ठीक। वो दिक्कत में नहीं डालता। ठीक है, हाँ धन्यवाद। मोनिका जी। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव आपने बताया कि सातवें का शुक्र ये आलसी मतलब ये सही नहीं होता है, लेकिन अगर इसके साथ में दूसरा ग्रह भी साथ में बैठा हो, बुध ही साथ में बैठा हो फिर बुध शुक्र साथ में बैठेंगे तो सूरज बन जाएगा, तो यहाँ मतलब फिर और आर्टिफिशियल गड़बड़ हो सूरज। गई। जी। बुध बैठेगा तो और गड़बड़ हो गई, मसनूई शुक्र सूरज बन जाएगा। और तो जब यहाँ पे सूरज साथ में बैठेगा तो फिर तो एक दूसरे के साथ तना तनी एकदम रस्सी खींच के लेंगे। जी जी, बस यही समझना था ना, एक चार्ट में है तो वही उनका स्वभाव ऐसा ही है, तो हमने कहा देखें आपसे पूछे ये कैसा रहेगा, मतलब वो एक दूसरे ने खींचातानी बनी ही रहती है। खूब जोर के एक दूसरे की रस्सियां खींचते ही रहते हैं बस। कभी कोई गिर जी जाता है, कभी कोई गिर जाता है। जब दूसरा गिर जाता है वो हंस लेता है, जब वो गिर जाता है वो हंस लेता है, बस ये ऐसे ही है नौटंकी। जी गुरुदेव। दरअसल मोनिका जी क्या है कि अभी इतना अनुभव हो गया, इतनी कुंडलियां देखी ना। पर हाँ, आजकल एक ज्योतिषाचार्य आ रहे हैं, उनकी उम्र बहुत कम है, और उन्होंने 2-2.5 लाख कुंडलियां बता दी, और कि मैंने देख ली। मैंने कहा यार हम तो 19-20 हजार कुंडलियों पे ही फंसे पड़े हैं अभी तक, हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या चक्कर क्या है? तो अब आगे बढ़ाएंगे हम भी, हैं। वो नए नए आए हैं क्या गुरुदेव? इतनी उम्र, हाँ हाँ, मेरे से तो बहुत छोटे हैं, तो मेरे से तो बहुत छोटे हैं। यूट्यूब को मैंने कहा बहुत यार पैसा। बताओ, हमारी भी नालायकी देखो, लोग 2.5 लाख तक पहुंच गए, 2 लाख कुंडलियों तक पहुंच गए, हम 20 हजार पे अटके पड़े हैं, ये कोई मतलब है? फेक होगा गुरुदेव, ऐसा इतने। चलो, क्या होता है कि जब आप बहुत सारी कुंडलियां देख लेते हैं ना, तो आपका अनुभव आता है। और कुंडलियों देखने से भी ज्यादा जब आप सामने वाले को सुनते हैं, समझते हैं, उससे मित्रता का व्यवहार करते हैं, और ये बताते हैं कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं, और उसकी सच्चे मन से उसकी मित्रता से उसकी मदद करते हैं, तो निश्चित रूप से लोग आपको बड़ा अच्छा इनपुट देते हैं, और उस इनपुट से आप बहुत कुछ सीखते हो। तो आप हमें बताने में फिर देर नहीं लगती है। ठीक है ना? जी। हाँ, और कौन बच गया? प्रशांत गुप्ता जी। सर प्रणाम। प्रणाम। सर मैं ये पूछ रहा था, यदि लग्न में कोई भी ग्रह ना बैठा हो जी। और सप्तम भाव में शुक्र के साथ में गुरु और सूर्य बैठे हो, ठीक है। तो ये हमारी ग्रह गृहस्थी के लिए किस तरीके का रिएक्शन दे सकता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पहली बात तो जी। ये ईगो प्रॉब्लम देता है बहुत ज्यादा।
जी गृहस्थी में ईगो के चलते हुए, क्रोध के चलते हुए तनाव की स्थितियां हमेशा बना करके रखता है। तो जी। ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो सर अपन क्या, मतलब इसके लिए किनकी रेमेडी करनी, शुक्र की रेमेडी करनी पड़ी है, गुरु की या सूर्य की? शुक्र की रेमेडी भी करनी पड़ेगी, सूरज की रेमेडी भी करनी पड़ेगी, और गुरु की रेमेडी भी करनी पड़ेगी। शुक्र को अच्छा। बल देने की जरूरत है, क्योंकि जब भी जी सूरज सप्तम भाव में आ जाता है तो ये जी शुक्र को डेंट बड़ा भारी मार देता है। तो ऐसे में शुक्र कमजोर पड़ जाता है। जब भी जी सूर्य सप्तम में आए, शुक्र कमजोर जी। पड़ जाता है। तो शुक्र अच्छा। को बल देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और बाकी दो प्लेनेट का भी इलाज करना चाहिए। तो शुक्र को बल देने के लिए क्या डायमंड को हम सजेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, बिना कुंडली देखे ये मैं क्लास में नहीं बोल सकता इस अच्छा। मामले पे। क्योंकि अच्छा। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों ही बातें हैं। ठीक। ठीक। प्रणाम सर। हाँ ऋचा जी, बताइए ऋचा जी। म्यूट है आप। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा मतलब था कि जब शुक्र राहु के साथ बैठा हो तो कैसा बिहेव करता है? पिछली क्लास में ही बताया था, बड़ा बकवास हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता अच्छा। है। राहु के साथ नहीं होना चाहिए भाई। राहु तो फिर अपने शुक्र को अपने हिसाब से चलाता है। हाँ राजू जी। आ, लेकिन राहु के साथ जैसे किसी का है वो फोटोग्राफर है नहीं, 10th हाउस में। प्रोफेशन एक अलग चीज है। अच्छा जी। प्रोफेशन एक अलग चीज है। आपने हम्म, पूछा शुक्र कैसा है, वो मैंने बताया कि जी। शुक्र अच्छा नहीं। हम्म, फोटोग्राफरी होने का मतलब ये थोड़ी कि शुक्र अच्छा हो जाएगा। हम्म, जिनका सूर्य शुक्र एक साथ होता है, बड़े अच्छे फोटोग्राफर हो जाते हम्म। हैं। फोटोग्राफी के तो योग कई है। हाँ राजू जी। पहली भी है ना गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी मेरा क्वेश्चन है ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਈ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰ 7ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਡ करिए ਉਹ चीज। हाँ राजू जी, वो तो मैं समझा ही रहा हूँ इनको कि सेकंड में, सॉरी, सेवंथ हाउस में शुक्र है, वो मैरिज के लिए, शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है। अब आपने प्रश्न पूछा है कि अगर सेकंड मैरिज भी टूट जाए तो क्या करें। मैं हाँ तो जी। खुद ही कह रहा हूँ, पहले ही सेकंड मैरिज करा दो। जैसे ही पता चले लड़के की या लड़की की शुक्र सप्तम में बैठा है, उसकी तुरंत मैरिज करा दो दूसरी, किसी भी तीर्थ स्थान पर जा करके। और दूसरी बात, फिर सेकंड मैरिज देखने के लिए देखो कि शुक्र के साथ साथ गुरु के हालात कैसे हैं। अगर कुंडली में गुरु के हालात भी खराब है तो फिर वो सेकंड भी टूटेगी। मतलब ਉਹਦੀ ਜੜ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਜਾਂ हाँ हाँ बिल्कुल, वो सारे नियम लगाने पड़ेंगे। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। फिर थैंक यू देखना। वेरी मच। ठीक है, चलिए। और कौन है जिनके हो गए वो हाथ डाउन कर लीजिए प्लीज, नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। और कौन है? सिद्धार्थ जी। मेरे को ये जानना था कि जैसे अभी आपने बताया कि शुक्र जब चंद्रमा के साथ होता है तो फैमिली में कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, मतलब सास बहू के झगड़े और वो। लेकिन जैसे अभी आपने आदिश जी ने भी एक सवाल किया था कि अगर चौथे घर में आएगा, तो चौथा घर तो चंद्रमा का खुद का घर है, तो वहां पर भी तो शुक्र के साथ थोड़ा मतलब एडजस्टमेंट इश्यूज आएंगे रिलेशन के अंदर, कैसे? चंद्रमा जो है पानी है, और चौथा भाव भी पानी है। अब शुक्र महाराज जो है, शुक्र महाराज खुद अपने आप में पानी है, पर वो मीठा पानी है। जब वो वहां चौथे भाव में जाएंगे तो पानी कुछ ज्यादा हो गया, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता। वो अच्छा। लग्जरी के लिए अच्छा माना जाता है, पर घर गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। चौथे भाव का शुक्र, चौथे भाव से दिल देखा जाता है। वो दिल सबको बांटता फिरता है? ये सत्यनारायण का प्रसाद थोड़ी है कि दिल हर जगह बांटते चलो। दिल एक को देना चाहिए कि अनेक को देना चाहिए। तो चौथे भाव का जो शुक्र है वो कई बार सत्यनारायण का प्रसाद हो जाता है, तो इसलिए उसे अच्छा नहीं माना जाता। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक से अफेयर ही चलाएगा, ऐसा नहीं है। उसके मन में हमेशा लड्डू फूटते रहते हैं।
उसको लगता है यार ये ना होती तो ये होती तो ज्यादा बढ़िया था, फिर उसको लगता है नहीं जो पड़ोस में आई वो ज्यादा बेटर है। तो ऐसी घटनाएं उसके हृदय में हमेशा फूटती ही रहती हैं। और कभी भी अगर कोई अदर प्लेनेट अगर गड़बड़ा हो जाए, जैसे चंद्रमा ऐसे में गड़बड़ हो जाए, तो फिर वो सेकंड मैरिज की तरफ भी ले जाता है। पर इसमें चंद्रमा का रोल रहेगा। जब मैं प्रेडिक्टिव टेक्निक सिखाऊंगा ना, जब ये सब चीजें आएंगी, बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ। हाँ हर्षवर्धन जी। हाँ। हर्षवर्धन जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। अच्छा सर, अगर स्थान परिवर्तन हो शुक्र का और बुध का, तो बुध आ जाए 7th में और शुक्र 6th में, जी। तो इनका कैसे प्रभाव होगा? इनका जैसे इंडिपेंडेंट लेके चलेंगे इनकी लोकेशन के हिसाब से, या कुछ इसमें भी कुछ होगा? देखना पड़ेगा कि शुक्र के हालात क्या हैं छठे में जाकर के। शुक्र के हालात खराब है सर, साथ में सूर्य है। बस तो फिर खराब ही रहेंगे। स्थान परिवर्तन का कोई मतलब नहीं बनता। और वैदिक में भी स्थान परिवर्तन का छठे का सातवें से बन जाए तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा। स्थान परिवर्तन का भी नियम होता है हर्षवर्धन जी। हर स्थान परिवर्तन अच्छा नहीं होता है। हम्म। अब ये थोड़ी ना है आप बैठे हो महल के अंदर और मैं बैठा हूँ झोपड़ी के अंदर, और मैं कह दूं हर्षवर्धन जी आप मेरी झोपड़ी पकड़ लो और मैं आपका महल पकड़ लेता हूँ, हम्म। और फिर कहेंगे जी देखो परिवर्तन योग तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे थोड़ी अच्छा हो जाएगा। आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ यार। परिवर्तन योग वहां अच्छा है जहां दोनों पक्ष अच्छे हैं, उनका परिवर्तन होना बेहतर माना जाता है। सप्तम का लॉर्ड सात छठे में आ जाए, छठे का लॉर्ड सातवें में आ जाए, दोनों एक दूसरे को डुबोते हैं। अच्छा। ना वैदिक में अच्छा है ना ही लाल किताब में अच्छा ही। ठीक है, चलिए। ठीक है सर। हाँ, सिद्धार्थ जी, दूसरे सिद्धार्थ जी। प्रणाम सर। ये जेट सी डी क्या बना रखा है, ये नाम ही पढ़ने में सर ये क्या। एक्चुअली ना सर, ये मेरी ऑफिशियल मेल है, जॉइंट एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर। अच्छा। हाँ जी सर, वो उसी से ही वो लॉग इन कर लिया तो वो ही आप ही लिखा आता है। आप ही तो नहीं धमकाते रहते हमारे बंदों को। सर मैं ऐसी हिमाकत नहीं करता जी, मैं आपको गुरु मानता हूँ। वैसे थोड़ी दफ्तर की गंदी आदत हो सकती है सर, मैंने लेकिन कभी आज तक स्टाफ से बात नहीं की, लेकिन नेवर। सर देखो तभी बहुत इन्होंने बढ़िया। जैक लगा रखा है पीछे आगे पीछे। हमारे स्टूडेंट कहते हैं जी वो ये देखना फीस नहीं देते, तंग कर रखा है इन्होंने, और नहीं कितने तो नहीं डांटते हैं या फोन नहीं पे सर, मारते हैं। मैंने आज तक नहीं मैंने बात कहा करी भाई थी स्टाफ। सभी को मैं कह दूंगा भाई ऐसा मत करो। नहीं जी, मैं तो आपका खाता नंबर 2 सुन के बिल्कुल चुप रहता हूँ। ठीक। ठीक बात, ठीक बात है। गुरु जी बस एक प्रश्न ये था, ये जो सूत्र आप बताते हैं ये नवांश कुंडली या वर्षफल पे भी लागू होते हैं या मेन लगन नहीं कुंडली नहीं, के यहाँ होते तो हैं? मैं लाल किताब पढ़ा रहा हूँ, नमंचा का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा तो जी। नमंचा में मत लगा देना भैया। तो ठीक है जी, तो आप यार कुछ वर्षफल, मत कहना। वर्षफल में भी अप्लाई होते हैं गुरु जी? वर्ष फल नहीं, अलग होते हैं ना। बस इतना ही क्या पूछना था आपके जी। मेन लगन कुंडली के लिए है। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। केपी जोशी जी। सर अभी आपने हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सर अभी बताइए। बोला कि अगर सूर्य 7th में हो तो शुक्र को बल दें। तो सर अगर हम वैसे देखें, सूर्य अगर 7th में होगा तो शुक्र या तो 6th में होगा या 8th में होगा, और ये हाँ, दोनों जगह खराब होता है। नहीं साथ भी हो सकता है, सूरज शुक्र साथ भी हो सकते हैं। शुक्र खराब है छठे में भी हो तो सकते हैं, आठवें में भी हो सकते हैं। छठे में, 8वें में या 7वें में, तो सर हाँ। फिर क्या तब भी इनको बल देना चाहिए? हाँ 6 और 8 में तो खराब होते हैं। नहीं, पिट गया तो बल तो देना ही पड़ेगा। अब भाई अच्छा। किसी विटामिन की कमी आप में हो जाए तो क्या करें, देना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए विटामिन डी धूप से बनता है और फोकट में बनता है, पर मैक्सिमम हिंदुस्तानियों में आजकल डी की कमी हो रही है, तो डॉक्टर देता है कि नहीं देता है। वैसे तो फोकट का है वो, पर जब कोई नहीं ले रहा तो भी पैसे से लेना पड़ेगा। क्या करें। तो जो कुंडली में ग्रह नैसर्गिक रूप से सही हमें नहीं मिला, तो उसको उपाय से लेना पड़ेगा हमें। अब ये थोड़ी कह के दे सकते जी छठे में बैठ गया, आठवें में बैठ गया। ये कहाँ लिखा है कि इसका बल नहीं देना, ये नहीं, ऐसा कहीं मंदिर नहीं तो लिखा इसलिए है। बोला मैंने, घर पूछा गृहस्थी मंदिर तो उसमें। जरूरी है ना।
भाई घर नहीं, गृहस्थी मंदे में होते हैं तो जो इसलिए पूछा था सर। है जी, मंदे होते हैं ना गुरुजी, इसीलिए मैंने पूछा भी मंदे घर है मंदों तो का ही तो टाइम इलाज टेबल। करना है। जो दौड़ रहे हैं उनका क्या इलाज करना, जो बढ़िया चल रहे हैं उनका तो इलाज ही नहीं करना। जो मंदा करे है उसी का इलाज करना है। जो अच्छे का इलाज नहीं करना, मद्दे का इलाज करना है। जो पहले ही पहलवान बॉडी बना के बैठा है उसको क्या कहना भाई प्रोटीन खा, दही खा, दूध पी, उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है। वो पहले ही खा पी के बैठा हुआ है। ठीक ठीक है। चलिए। गुरुदेव। जी। हाँ गुरुदेव, जी जी। प्रशांत बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। मैं एक शुक्र से हट के आपको सवाल कर सकता हूँ क्या अभी, बुद्ध के बारे अच्छा में? तो कि एक टाइम एक बहुत हो गया। क्वेश्चन, हाँ एक, जल्दी एक बताओ। छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने जो बुद्ध का भेद पढ़ाया था हम्म। कि बुद्ध यदि सिक्स हाउस में बैठा, आपने कहा अकेला बैठा हुआ तो बहुत अच्छा होता सिक्स हाउस में, जी। पर यदि पितृदोष बन रहा है, जो भी कंडीशन बताई थी उसमें बुद्ध को देखना बहुत जरूरी है। हाँ, अब मंगल बुद्ध बन का, हो, पितृ दोष हो। हाँ जी, अब बुद्ध का भेद यदि फिफ्थ हाउस में राहु बैठा है तो वैसे भी पितृदोष बन जाता है आपके, जैसे आपने समझाया हमको, राहु वैसे भी अगर पंचम में बैठा है तो पितृदोष तो बन ही गया। बन ही गया। तो सर उसके लिए हमको क्या उपाय करना है? मतलब एक छोटी कोई ऐसी रेमेडी जो बच्चों के लिए की जा सके, जो बच्चों की पढ़ाई में दिमाग लग जाए, कि क्योंकि बुद्ध अकेला। जब भी रेमेडी करो पूरी जी। कुंडली दिखा करके करो। अच्छा। वैसे गलती होने के पूरे चांस जी। है ना। हाँ गलती हो जाएगी। पितृदोष के जो फिर मैं हर एक को बताता हूँ भाई, गायत्री मंत्र का जप करो, महीने में सूर्य यज्ञ करो, अमावस्या वाले दिन ब्राह्मण को दान पुण्य नहीं, करो। जैसे आपने बताया ना बुद्ध का भेद यदि राहु के पास, राहु का जो आपने बुद्ध का भेद का जो निकालने का तरीका बताया, यदि वो राहु के पास है और बुद्ध छठे हाउस में अकेला बैठा हुआ है जो कि उच्च का होता है बुद्ध। बुध उच्च का होता है तो राहु का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। जी। हाँ राहु का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। हमें जी। और भी देखना पड़ेगा नवम में कौन बैठा है, और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी ना। अच्छा। हाँ कल को लगन में कौन बैठा है ये भी देखना लग्न खाली पड़ेगा। है, लग्न खाली बैठा हुआ है यदि कह तो। रहे हो ना, हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। अच्छा। कल को उसके बुनियाद में, राहु की बुनियाद में तो अगर मान लो हाँ लगन में कुछ और मिल गया, तो इसलिए मैं हाँ। रेमेडी बताने से 4 बार सोच में पड़ जाता हूँ। मतलब अगर ऐसी रेमेडी जिसका कोई दुष्प्रभाव ना हो और अपन एक देखो एक रेगुलर आज बेसिस के पे। समय में क्या हो गया है कि हजारों लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। जी। पहले तो मैं बोल के निकल जाता था, बोल के निकल जाने का मतलब होता था कि मैं जैसे कोई चैप्टर करवा रहा हूं ना, मैं जी। रेमेडी बोल देता था। जी। पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग है ना रेमेडी खुद करने शुरू कर देते हैं हमारे जी। वीडियो देख के। और फिर वो जी। कहते हैं जी आपका फलाना वीडियो सुना था, उसमें आपने 5 शुक्र की ये रेमेडी बताई थी। जी। अरे भाई तेरी कुंडली में तो पर मामला अलग है। जी। कहते जी आपने ही तो बोला था। जी। जब मुझसे कभी कभी कंसल्टेशन लेते हैं तो कहते जी आपने ही तो बोला था अपने वीडियो में। मैं समझ गया, मैंने कहा भाई ये आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठे हो और खुद ही अपनी दवाई करने पे जुट गए। जी। तो ऐसा नहीं करना। तो पूरी जी। कुंडली से ही समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, चलिए प्रणाम। धन्यवाद आप सभी लोगों का। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी। बड़ा प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी।